नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का। इसमें जो आपकी पहली पोर्शन जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें जो आपका तीसरा चैप्टर जिसका नाम है मानव विकास। आज के इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट चैप्टर देखेंगे मानव विकास। ठीक है, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है कि मानव विकास क्या है। ठीक है, यानी जो मानव विकास है ये शब्द ही क्या है। ठीक है, मानव विकास क्या है, यानी जाहिर सी बात है, आप ही सोचो, मानव विकास यानी मनुष्य का विकास हो जाना मानव विकास कहलाता है। अब इसका अर्थ क्या समझते हैं, देखो, मनुष्य के जीवन में सुधार विकास कहलाता है। यानी मनुष्य का जो जीवन है उसमें यदि सुधार आता है तो उसे हम विकास कहेंगे। जैसे मान लो आज मनुष्य जो है वो 1,000 रुपये कमाता था, अब कल जो मनुष्य जो है 2,000 रुपये कमा रहा है, तो क्या हुआ, मनुष्य के जीवन में सुधार आया ना। पहले उसके बाद 1,000 थे, लेकिन आप 2,000 रुपये डेली कमा रहे हैं, तो कहने की जो है मनुष्य का विकास हो गया। ठीक है, मनुष्य के जीवन में विकल्पों में वृद्धि भी विकास कहलाता है। मतलब मनुष्य का जो जीवन है उसके जीवन में विकल्प होने चाहिए। जैसे मान लो एक बच्चा थोड़ा विकल्प चाहिए, 12th पास होने के बाद वो टीचर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, मतलब उसका विकल्प है ना। तो क्या है, मतलब इस तरह भी कह सकते हो कि भी मनुष्य का विकास है। ठीक है, मानव विकास है। मनुष्य के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन भी विकास कहलाता है। मान लो कोई मनुष्य है, उसके अंदर कोई टैलेंट आ जाए। जैसे मान लो एक बच्चा है, वो साइकिल रिपेयर करना सीख जाए, बाइक रिपेयर करना सीख जाए, कार रिपेयर करना सीख जाए, तो क्या है, उसके गुणों में वृद्धि हुई ना, तो ये भी हमारा एक विकास कहलाएगा। ठीक है, अब समझते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। ये आपसे एग्जाम में बहुत ही आता है, 5 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान से देखें। देखो, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है हमको बताना है। ठीक है, देखो, वृद्धि और विकास जो है सुनने में तो लगता है एक जैसा ही कि विकास और वृद्धि, लेकिन इसमें बहुत ही बड़ा अंतर होता है, आपको ध्यान से समझना। पहले समझते हैं वृद्धि। देखो, वृद्धि का अर्थ होता है मात्रात्मक परिवर्तन। देखो, वृद्धि मतलब बढ़ना, यानी मात्रा में बढ़ना। जैसे मान लो आज आपके पास 5 रुपए है, कल आपके पास मान लो 10 रुपए हो जाएंगे, कल आपके पास 20 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, ये आप मान सकते हो इस प्रकार से आप मत मानो, ऐसे मान सकते हो। जैसे मान लो कि मान लो किसी बच्चे का हाइट अभी 3 फुट है, फिर 4 फुट हो जाएगा, फिर 5 फुट हो जाएगा, मतलब एक मात्रा में परिवर्तन। आप उसको देख सकते हो कि इसकी मात्रा बढ़ रही है। पहले हाइट 3 फुट था, फिर 4 फुट हो गया, फिर 5 फुट हो गया। ठीक है, लेकिन जो विकास है, देखो विकास क्या है, विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन। मतलब जो मात्रा से कोई जुड़त नहीं है, मतलब विकास क्या है, किसी व्यक्ति का विकास हो जाए। मतलब मान लो एक बच्चा था, ए नाम का, मान लो अब ए नाम का बच्चा है, वो जो है बाइक रिपेयर करना सीख गया, तो क्या है, उसकी विकास, उसके अंदर गुण आ गए ना, गुणों में भी परिवर्तन। उसके पास गुण नहीं थे, पहले वो बाइक रिपेयर करना नहीं जानता था, लेकिन जो है उसके अंदर गुण आ चुके हैं, वो बाइक रिपेयर करना सीख चुका है, तो कहने की उसका विकास हो गया। वृद्धि मतलब एक निश्चित समय तक होती है। ठीक है, आप देख सकते हो, वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि जो है उसको माप सकते हैं, मतलब वृद्धि कितनी हुई, हाइट हाइट बढ़ी तो माप लोगे, पहले 3 फुट थी, अब 4 फुट हो गई, फिर 5 फुट हो गई। लेकिन जो विकास है, विकास का अर्थ होता है, विकास को जो है हम माप नहीं सकते। ठीक है, विकास को मापा नहीं जा सकता। विकास को हम माप सकते हो कि जैसे मान लो कोई बच्चा जो है उसने बाइक रिपेयर करना सीखा, तो क्या उसकी साइकिल पे लिखा है कि वो बाइक रिपेयरिंग कर सकता है। मतलब जो उसके अंदर टैलेंट तो है, लेकिन आप उसको माप नहीं सकते उसके अंदर कितना टैलेंट। लेकिन वृद्धि को आप माप सकते हो। जैसे मान लो किसी का आपको हाइट मापना है, तो आप हाइट देख लो, उसकी हाइट पहले कैसे कितनी थी और अभी कितनी है, तो आप ऐसे माप सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकती है। जो वृद्धि है ना, वो आपकी धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है जिसकी हाइट बढ़ रही है, फिर किसी की मान लो हाइट जो है बढ़ गई, 4 फुट हो गई, किसी को मान लो 5 फुट हो गई। ठीक है, वो किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो मतलब वृद्धि जो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, वृद्धि का एक निश्चित समय तक होती है। वृद्धि जो है आपकी एक निश्चित समय तक होगी। जैसे मान लो आपकी हाइट है, वो आपकी 22 साल तक बढ़ेगी। ठीक है, 20 से 22 साल तक, उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। वृद्धि जो है वो मूल्य निरपेक्ष होती है। वृद्धि जो है एक मूल्य निरपेक्ष होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। विकास का अर्थ होता है विकल्पों में वृद्धि होना। आपको पता है यदि किसी मनुष्य के जीवन में जो विकल्प है उसमें वृद्धि होगा तो वो हम कहेंगे विकास। ठीक है, विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान स्थिति में सुधार ना है। मतलब विकास जब तक हम नहीं कर सकते जब तक वो जो वर्तमान स्थिति है उसमें सुधार ना है। ठीक है, और विकास जो है मूल्य सापेक्ष होता है, और विकास को माप नहीं सकता। आपको मैंने बता दिया, विकास कभी भी हो सकता है, विकास को कोई टाइम नहीं है। जिस प्रकार जो वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, मान लो हाइट बढ़ेगा तो 22 साल तक ही बढ़ेगा, लेकिन जो विकास है ना, ये कभी भी हो सकता है। मान लो एक 50 साल का आदमी है, वो भी मान लो कुछ सीख गया, मान लो उसने बाइक रिपेयरिंग सीख लिया, तो उसका विकास हो गया। मतलब विकास जो है किसी उम्र में कभी भी हो सकता है, लेकिन वृद्धि जो है एक निश्चित समय अवधि तक होती है। आपको मैं और समझाऊं शांत, देखो, आप ऐसे समझो कि हाइट समझ लो आप वृद्धि को, और जो है विकास समझ लो आप किसी चीज का ज्ञान को। ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति की हाइट जो एक निश्चित समय अवधि तक बढ़ती है,
मात्रा में परिवर्तन होता है, आप उसको देख सकते हो कि पहले हाइट इतनी थी अब इतनी हो गई। लेकिन विकास क्या होता है, गुणों में परिवर्तन। व्यक्ति मान लो उसको पहले कुछ नहीं आता था, फिर वो सीखते गए उसके अंदर जो गुण है वो बढ़ते गए, तो ये विकास हो गया हमारा। ठीक है, समझ गए? आई होप बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है। आगे आता है हमारा टॉपिक सार्थक जीवन। नहीं, सार्थक जीवन से आपका क्या आशय है? ठीक है, देखो सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। देखो सार्थक जीवन का मतलब यही है कि ये ऐसा जीवन नहीं कि खाली लंबा हो, जीवन के अंदर मनुष्य का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हाँ उसको ये करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, उसका एक गोल होना चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए। लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए और समाज से जुड़े रहना चाहिए। ये हमारा सार्थक जीवन में आता है कि लोग जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक वो समाज का विकास नहीं कर सकते और खुद का विकास नहीं कर सकते, और समाज से भी लोगों को जुड़े रहना चाहिए। हमारा होता है सार्थक जीवन। मतलब देखो सार्थक का मतलब सीधा सा यही है कि मनुष्य के जीवन में एक उद्देश्य हो। ठीक है, जैसे मान लो एक कोई व्यक्ति जो ऐसे ही घूमते रहता है फालतू, उसका कोई उद्देश्य नहीं, उसका जीवन सार्थक नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति उसका जीवन सार्थक है, वो टाइम से उठता है, टाइम से सोता है, हर एक काम टाइम से करता है, तो क्या है उसका जीवन कहेंगे सार्थक है। उसका एक उद्देश्य है कि उसको ये चीज बनना है, मतलब कहेंगे कि सार्थक जीवन होना चाहिए। अब आता है हमारा अगला टॉपिक मानव विकास के केंद्र बिंदु। मतलब जो मानव विकास है वो किन केंद्र बिंदु पर टिका हुआ है वो हमको समझना है। ठीक है, पहला हमारा है स्वास्थ्य, दूसरा हमारा है शिक्षा, तीसरा हमारा है संसाधन तक पहुंच। मतलब मानव विकास जो है किन पर टिका हुआ है, कौन से जो बिंदु है उस पर मानव विकास आश्रित है। स्वास्थ्य, मान लो जिसका स्वास्थ्य अच्छा होगा उसका विकास हो गया। शिक्षा, जिसकी शिक्षा अच्छी होगी उसका मान लो विकास हो गया। और संसाधन तक पहुंच, जिस व्यक्ति का संसाधन तक पहुंच होगा उसका विकास माना जाएगा। समझते हैं कि करके देखो, समझ गए आप? मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। देखो मानव विकास के केंद्र बिंदु मतलब ऐसे कौन से बिंदु है जिससे हम कह सकते हैं कि जो मानव विकास हुआ है। स्वास्थ्य, किसी व्यक्ति का मान लो स्वास्थ्य बढ़िया तो उसका विकास हो गया। किसी व्यक्ति की शिक्षा बढ़िया तो उसका विकास होगा। किसी व्यक्ति को संसाधन के बाद नॉलेज है तो उसका विकास होगा। समझ गए आप? अब आगे समझते हैं। देखो पूरा चैप्टर जो है ना आपका, ये मानव विकास के ऊपर ही डिपेंडेंट होने वाला है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक आता है बच्चों मानव विकास के स्तंभ। मतलब देखो स्तंभ मतलब क्या होता है, पिलर। जिस प्रकार एक मकान को बहुत ही लंबे समय तक खड़ा रखने में एक स्तंभ, एक पिलर का योगदान होता है, तो ठीक उसी प्रकार मनुष्य का विकास इन चार चीजों, मतलब मनुष्य का विकास जो है वो ये चार स्तंभ है, इनके बिना हो नहीं सकता। मतलब ये चार अनिवार्य चीजें हैं तभी मनुष्य का विकास जो है वो हो पाए। कौन कौन से हैं? पहला हमारा है समता या समानता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता, और चौथा हमारा सशक्तिकरण। अब ये है क्या, एक ही करके हम सबको समझते हैं। देखो पहला हमारा है समता या समानता। ठीक है, समझ गया आप इसका मतलब मनुष्य का विकास किस पर टिका हुआ है। हम कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य का विकास हुआ या नहीं हुआ? क्या हमारे पास तरीके हैं? ठीक है, जैसे मान लो एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं और मान लो उनका एक क्लास टीचर है ए नाम का। अब कोई प्रिंसिपल बाहर से आता है, उनसे पूछता है कि सर आपकी क्लास में जो है कौन सा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, तो टीचर शक्ल पर तुम्हें नहीं बताएंगे। मान लो कोई बच्चा काला है तो वो पढ़ाई में कमजोर होगा, कोई बच्चा गोरा है तो पढ़ाई में अच्छा होगा, ऐसा तो है नहीं। टीचर जो बच्चे के गुण को देखेंगे, मतलब बच्चे कौन सा बच्चा जो जिसके नंबर अच्छे आते हैं, जो फर्स्ट लगातार आते रहता है, डिसिप्लिन वाला बच्चा है, तो टीचर उसका नाम बताएंगे। ठीक उसी प्रकार जो है मानव विकास जो है उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, मतलब किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि मानव विकास हुआ है कि नहीं हुआ। तो पहला हमारा समता या समानता। ठीक है, इसको हम समानता भी कहते हैं और समता भी कहते हैं। देखो प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। मतलब मान लो कोई वैकेंसी निकली टीचर की, उसमें 500 पोस्ट है। ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं कि आप एक विशेष वर्ग को एक आरक्षण दे रहे हो, ऐसा नहीं है। इसमें जो है आपको सभी लोग जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो है सभी को समान अवसर मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि विकास हुआ है। ठीक है, लोगों को उपलब्ध अवसर में जाति, लिंग आदि किसी भी प्रकार से भेदभाव ना करना, सभी को समान अवसर देना ही जो है समता समानता में आता है। मतलब लोगों को जब तक जो है समानता ही नहीं मिलेगी, लोगों के साथ समान व्यवहार ही नहीं किया जाएगा, तो लोगों का विकास कैसे होगा? आप ही सोचो, मान लो 500 वैकेंसी निकली है, तो 500 वैकेंसी में दुनिया जो भी नागरिक है सबको जो है जो है अपना अप्लाई करने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, मतलब सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। ये हमारा पहला स्तंभ हो गया। अब बात करते हैं अपना दूसरा स्तंभ। ठीक है, आप ये समझो कि पूरा मानव विकास के ऊपर है ये, मतलब मानव विकास किस पर टिका हुआ है। दूसरा हमारा सतत पोषणीयता, इसको हम अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। मतलब ऐसा विकास जिसमें संसाधन जो है ना उसका प्रयोग ऐसे करें कि आज की पूर्ति भी हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे भी रहे। जैसे मान लो आज जल है, तो ऐसे जल का प्रयोग करें कि जल आज भी हमें मिले और जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी जल प्रोवाइड हो सके। ठीक है, सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए जरूरी है। इसका अर्थ होता है संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे करें
जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहे। मतलब संसाधन का हमें उपयोग तो करना है, इस प्रकार से हमें उपयोग करना है कि उस संसाधन से आज भी काम चल जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहे। ठीक है, संसाधनों का दुरुपयोग ना करें। ठीक है, ये हमारा इस सिस्टम के अंदर आ जाता है। अब आता है तीसरा, उत्पादकता। ठीक है, अब मानव विकास का तीसरा स्तंभ क्या, मतलब किस पे मानव विकास टिका है, तो उत्पादकता। उत्पादकता से हमारा आशय है कि प्रति व्यक्ति उत्पादन होना चाहिए। मतलब जो प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी समाज में व्यक्ति रहते हैं, वो सभी व्यक्ति का उत्पादन में योगदान होना चाहिए। मतलब सभी व्यक्ति को तो कुछ कार्य करने चाहिए, कुछ ना कुछ उनके पास कार्य हो, उनके पास जीवन जीने का एक साधन हो, उनके पास एक आय का स्रोत हो, पैसे आने का जरिया हो, तरीका हो, ये सब उनके पास होनी चाहिए। लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना। मतलब लोगों को हमें टैलेंटेड बनाना है, लोगों को सिखाना है, काम सिखाना है, नॉलेज देना है, और लोगों को जो है कामों में लगाना है। ऐसा नहीं कोई लोग खाली बैठा घर में, ऐसा नहीं, सभी लोगों को अपने अपने कार्य में लगाना है। ठीक है, इसलिए उत्पादकता पे जोर दिया गया। मतलब यदि प्रति व्यक्ति उत्पादन, मतलब लोग ज्यादा काम करेंगे तो समाज का विकास होगा और मनुष्य का भी विकास होगा। कैसे होगा, अब समझाता हूँ मैं आपको। देखो, लोग काम करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो उनकी जो स्थिति वो सुधरेगी। ठीक है, मान लो लोग पहले झोपड़ी में रहते थे, तो मुझे पैसा मिलेगा तो एक छत के मकान में जाएंगे, फिर पैसा मिलेगा तो और आगे जाएंगे। तो क्या है, मनुष्य का विकास भी हो रहा है और समाज में जो समान बनेगा तो समाज का विकास भी होगा। समझ गया आप? लोगों के ज्ञान तथा चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये हमें उत्पादकता सही करना है ना, लोगों से काम करवाना है, तो हमें लोगों की जो शिक्षा, उस पर ज्ञान, जो लोगों का ज्ञान, उसको हमें अच्छे से बढ़ाना पड़ेगा, और उसकी जो चिकित्सा सुविधा है उसको हमें बेहतर करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो व्यक्ति बीमार रहेगा तो कैसे काम करेगा, इसलिए चिकित्सा सुविधा को बहुत ज़्यादा बेहतर करने की जरूरत है और ज्ञान को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है, ताकि लोग ज्ञान को सीखें और कार्य को कर सके। अब आता है हमारा सशक्तिकरण। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति है, कोई महिला, कोई व्यक्ति है, उनको किसी कार्य को करने के प्रति जो है, उनको कहने की ट्रेंड करना, उनको कहने की ट्रेनिंग देना, उनको सिखाना। जैसे मान लो एक बाइक रिपेयरिंग की दुकान है, और उस बाइक रिपेयरिंग वाले ने दो लोगों को जो है ट्रेनिंग दिया बाइक रिपेयर करने का, और वो दो लोग काम सीख गए, तो क्या हुआ, उसने जो है उन दो लोगों को एक टैलेंट सिखा दिया। ठीक है, तो उसको ही जो है हम सशक्तिकरण कहते हैं। देखो, सशक्तिकरण से हमारा आशय है कि लोगों को किसी कार्य करने के प्रति समर्थ बनाना, मतलब लोगों को किसी कार्य करने के लिए समर्थ बनाना। ठीक है, मान लो किसी आदमी को कार्य नहीं आता है, तो हमें जो है उस आदमी को जो वो कार्य के लिए समर्थ बनाना पड़ेगा। ठीक है, आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से कार्य में समर्थ बनाना, मतलब जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको जो है पटरी पे लाना, उनको जो है कार्य में समर्थ बनाना। ठीक है, जिससे वह विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हो, जिससे जो वो लोग हैं वो अपना एक विकल्प चुन सके और अपना कार्य अच्छे से कर सके। समझ गया? तो वो इसका पूरा मतलब यही है कि लोगों के अंदर टैलेंट को जो है वो जगाना। ठीक है, जब लोगों के अंदर टैलेंट होगा तो जो लोग हैं अपना विकास कर सकेंगे और समाज का विकास भी कर सकेंगे। ठीक है, कुल मिला के बात है तो लोगों के कौशल के ऊपर की गई। ठीक है, लोगों को जो है किसी भी कार्य करने के प्रति समर्थ बनना। ठीक है, अब आता है हमारा मानव विकास के उपागम। मानव विकास के उपागम भी हमारे चार हैं, और हमारे जो है स्तंभ भी चार थे। आपको ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार आता है प्रश्न। देखो, पहला उपागम हमारा है आयु उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, तीसरा आधारभूत आवश्यकता उपागम, और चौथा हमारा क्षमता उपागम। ठीक है, अब एक एक करके सबको समझते हैं। पहला हमारा है आयु उपागम। ठीक है, मतलब मानव विकास को जो है हम किससे जोड़ के देखते हैं, मतलब मनुष्य का विकास हुआ है कि नहीं हुआ, हम क्या रीजन देखते हैं। जैसे मान लो कि जो है, जैसे आप मान लीजिए कि जो है क्लास में टॉपर कौन है, तो हम क्या देखते हैं, मार्क्स देखते हैं पूरी क्लास का, जिसका मार्क्स ज़्यादा है वो टॉपर होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो विकास को मापने का क्या तरीका है, पहला हमारा है आयु उपागम। मतलब जिस व्यक्ति की इनकम ज़्यादा होगी, आय मतलब इनकम, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वो उसका विकास ज़्यादा हो गया। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की महीने की कमाई 10,000 रुपये है, किसी की महीने की कमाई जो 1 लाख है, और किसी की 10 लाख है, किसी की 10 करोड़ है, किसी की 50 करोड़ है। तो क्या है, जिसका ज़्यादा जितना आय होगा उसका ज़्यादा उतना विकास माना जाए। मानव विकास का सबसे पुराना उपागम ही है। ठीक है, पुराना उपागम है आयु उपागम। मतलब बहुत ही सदियों से चले जा रहा है। लोग भी पहले जमाने में देखते थे कि हाँ इसके पास पैसा है तो इसका विकास हो गया, लेकिन परंतु आज ऐसा नहीं है। आज जो है जो टैलेंट है उसको भी देखा जाता है। मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, मानव विकास जो है उसको एक आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। जिस व्यक्ति की इनकम ज़्यादा होगी उसका विकास ज़्यादा माना जाएगा। आय का जो स्तर जितना ऊंचा होगा, मानव विकास भी उतना ही ऊंचा। मतलब किसी व्यक्ति की जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा जो है उस व्यक्ति का विकास होना। ये हमारा हो गया आयु उपागम।
नाम से आप समझ जाओ, ठीक है। दूसरा कल्याण उपागम, इसमें क्या है, इसमें सरकार जो है, यानी कि सरकार का योगदान होता है। देखो, इस उपागम में मानव को लाभार्थी के रूप में लिखा जाता है, मतलब जो सरकार जो है, जो भी सरकारी योजना चलाती है, वो योजना का लाभ कितने लोगों को मिला, ये हमारा आता है कल्याण उपागम, ठीक है। इस उपागम में लोगों का कल्याण सरकार की नीतियों द्वारा किया जाता है। इस उपागम में सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों का कल्याण करना, नाम ही कल्याण उपागम है, नहीं लोगों का कल्याण करना, ठीक है। इसमें जो है मुख्य भूमिका सरकार की होती है, मतलब कि सरकार जो आपको पता है आए दिन जो है नए नए स्कीम लाती रहती है, नए नए जो है लोगों के लिए करती रहती है। किसानों को ये कर्ज माफ हो गया, किसानों के लिए ये सुविधा मिल गई, मतलब कहने की जो है सरकार लोगों का भला करती है, कल्याण के लिए जो भी कार्य करती है वो हमारा कल्याण उपागम आता है, कि लोगों तक जो कल्याण की जो सुविधा है वो पहुंची कि नहीं पहुंची, ये हमारा पता चल जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि लोगों का विकास हुआ। जैसे मान लो कि कोई अनपढ़ आदमी है, उसको यही नहीं पता कि हम कैसे सरकार से लाभ उठा सकें, तो उस व्यक्ति का विकास नहीं हुआ। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी, उसको पता है कि हाँ सरकार की योजनाएं क्या क्या है, सरकार कब क्या देती है, तो वो उस योजना का लाभ उठा सकता है। तो इसलिए कहा गया कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, जागरूक होगा, वो उसका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है हमारा आधारभूत आवश्यकता उपागम, ठीक है। अब ये जो उपागम है ना, ये ILO, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने प्रस्तावित किया था। ये जो उपागम है, ये इन्होंने दिया था कि 6 न्यूनतम आवश्यकताओं की पहचान की गई। मतलब ये जो आधारभूत आवश्यकता है ना, इनके बगैर मनुष्य अपना विकास कर ही नहीं सकता, ये बहुत ही ज्यादा मेन है। पहला हमारा कौन है, शिक्षा, भोजन, जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास। मतलब ये जो आप 6 देख रहे हो ना, ये इन 6 चीजों के बगैर जो मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब आधार, मतलब ये आधार है, ये एक मनुष्य के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, विकास के लिए चाहिए चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको कहा गया आधारभूत आवश्यकता उपागम, ठीक है। मनुष्य को शिक्षा भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, जल भी चाहिए, मतलब जो बेसिक नीड होती है ना, जो आवश्यकता जो मनुष्य को जो होती है, भोजन की होती है, शिक्षा की होती है, जल की होती है, ये सभी उसको होनी चाहिए। अब जिस मनुष्य के पास ये सभी जो सुविधा प्रोवाइड होगी, उपलब्ध होगी, तो उसका विकास माना जाएगा, और जिसके पास नहीं होगी उसका विकास नहीं माना जाएगा। अब आता है मेरा अगला क्षमता उपागम, ठीक है। देखो उस इस उपागम का संबंध प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। मतलब ये जो उपागम है, इसका संबंध किससे है, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के लिए मानव के अंदर क्षमता होना आवश्यक है। इसमें ये कहा गया है कि इसमें पता है किस पे जोर दिया गया है, कि व्यक्ति के टैलेंट पे, गुण पे, ठीक है। मान लो किसी व्यक्ति के अंदर कोई गुण है, तो जो वह संसाधन तक पहुंच सकता है। जैसे मान लो बाइक बना हुआ है, कार बना हुआ है, अब किसी व्यक्ति को बाइक चलानी नहीं आती, कार चलानी नहीं आता, अब मान लो ऑनलाइन सेवा चलती है, किसी व्यक्ति को मान लो ऑनलाइन सेवा का यूज करना नहीं आता, तो क्या है उसके अंदर, कहने की टैलेंट की कमी है, गुण की कमी है, तो वो संसाधन का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास मोबाइल तो है, लेकिन जो है उसमें उसको जो है जो ऑनलाइन सुविधा वो प्राप्त करने नहीं आती, तो क्या है ये, मतलब जो संसाधन है उस तक वही व्यक्ति पहुंच सकता है जो पढ़ा लिखा हो, जानकार हो, ठीक है। और जिन मनुष्य में क्षमता होगा, मतलब जिसके अंदर जो काबिलियत होगी, वह संसाधनों का प्रयोग सही तरीके से कर पाएगा और अपना विकास कर। अब जो मनुष्य पढ़े लिखे जानकार होंगे, वो संसाधन का प्रयोग अच्छे से करेंगे और अपना विकास भी करेंगे और समाज का विकास भी करेंगे। इस उपागम का मुख्य उद्देश्य होता है मनुष्य की क्षमताओं का विकास करना, मतलब मनुष्य की जो क्षमता है उसका विकास करना इस उपागम का मुख्य उद्देश्य होता है। अब आता है मेरा अगला, मानव विकास क्यों जरूरी है। आप सभी को पता है मानव विकास बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्यों जरूरी है आपको पता ही होगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, देश के विकास के लिए जाहिर सी बात है मनुष्य का विकास होगा, देश का विकास होगा। मानव समाज के विकास के लिए जाहिर सी बात है, जब मनुष्य का विकास होगा तो मानव समाज का विकास होगा। नई तकनीकों के विकास के लिए जब मनुष्य का विकास होगा तो नई तकनीकों का विकास होगा। और संसाधनों के उपयोग के लिए, अब जब मनुष्य का विकास होगा तब तो संसाधन का उपयोग बढ़ेगा। अब आता है आपका अगला टॉपिक, मानव विकास सूचकांक, जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहते हैं, HDI, जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक। अभी तक तो हमने पढ़ा मानव विकास के स्तंभ, मानव विकास के उपागम। अब हम पढ़ेंगे मानव विकास जो है उसको हम किस प्रकार एक आंकड़े के सहित दर्शा सकते हैं। सूचकांक, इसको अब तोड़ोगे तो सूच मतलब सूचना, कांक यानी अंक, यानी ऐसा अंक जिससे हमें पता चले कि किसका विकास कितना हुआ है। जैसे मान लो कोई बच्चे का नंबर 50 आए, ठीक है, वो कितना भी लिखा था, आप नंबर से बताओगे ना कि इसके नंबर 80 में 50 आए, इसकी 80 में 70 आए, तो अब एक नंबर से बता रहे हो, अंक के माध्यम से बता रहे हो, तो वो अंक हो गया। तो ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य का जो विकास है उसको हम किस अंक से और कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं वो हमको बताना है। देखो, मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन तक पहुंच जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर
देशों का क्रम तय करते हैं। मतलब मानव विकास कैसे जांचेंगे? जिस देश की मान लो स्वास्थ्य सुविधा अच्छी है, जिस देश की शिक्षा अच्छी है, जिस देश की संसाधनों तक पहुंचे लोग में, ठीक है, मतलब जिन देशों में ये सब सुविधा है, स्वास्थ्य अच्छा है, शिक्षा अच्छा है, संसाधन तक लोगों की पहुंच है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ उन देश का विकास हुआ है। ठीक है, जैसे जिस प्रकार क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं और 2-3 बच्चे पढ़ने वाले, तो क्या कह देंगे कि उनका विकास हुआ है। ठीक है, उनको उनके नंबर आएंगे 80 में 70 आएंगे, 75 आएंगे, 80 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या है मतलब जो है मानव विकास जो है किस पे आधारित है? तो स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और संसाधन तक पहुंचे। मान लो कोई देश है जिसकी सबसे बढ़िया है, जैसे मान लो अमेरिका है, उसमें मान लो उसको हम विकसित देश क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा अच्छी है, शिक्षा अच्छी है, संसाधन तक लोगों की पहुंच है। ठीक है, अब ये क्रम जो होता है ना, ये क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। मतलब हम मार्किंग जो है एक 0 से 1 के बीच में कर सकते हैं। मान लो कोई डिश अच्छा है तो उसको हम 1 नंबर पे बोलेंगे, कोई थोड़ा खराब है तो उसको हम 0 पॉइंट में बोलेंगे, 0.1, कोई थोड़ा और खराब है 0.01, कोई और खराब है 0.001। इस प्रकार मतलब एक हम उसको एक आंकड़े में बांट देंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि इस देश में स्वास्थ्य है, मतलब जिस देश में सब चीज़ होगी, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच, ये तीनों चीज जिसमें होगी उसको हम कह देंगे विकसित देश। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट में वीडियो जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।